हेलो दोस्तों, आईएएस पीसीएस साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग 38 से लेकर 67वीं बीपीएससी तक भौतिक विज्ञान से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। दोस्तों यह एक टेस्ट की तरह होगा, इसमें हम प्रश्नों को रखेंगे और आप पहले जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, फिर हम इसका आपको आंसर बताएंगे। दोस्तों यह बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। यहाँ से आप बीपीएससी में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं फिजिक्स में, साइंस में, उन प्रश्नों को देखकर आप समझ सकते हैं। और अगर आप 68वीं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह जानकारी दे दूं, इसका पीडीएफ भी आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, उस लिंक पे जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा, आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी हो जाएगा और आप मात्र 10 से 15 मिनट में आप इसका फिर से रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? ऑप्शन है ए अपोहन, बी विपरीत प्रसारण, सी प्रसार, डी अपकेंद्रण। सही आंसर है डी अपकेंद्रण। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति निम्न में किस माध्यम में न्यूनतम होगी? ए कांच या शीशा, बी जल, सी निर्वात या शून्य, डी वायु। सही आंसर है ए कांच। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी सदिश राशि नहीं है? ए विस्थापन, बी गति, सी वेग, डी बल आघूर्ण टॉर्क। सही आंसर हो जाएगा बी गति। अगला प्रश्न है, यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन ए दुगुना हो जाएगा, बी बढ़ जाएगा, सी घट जाएगा, डी कोई परिवर्तन नहीं होगा। सही आंसर है बी बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? ए टॉलेमी, बी गैलीलियो, सी न्यूटन, डी केपलर। सही आंसर है बी गैलीलियो। अगला प्रश्न है, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? ए एवोगाद्रो का नियम, बी कोरियोलिस प्रभाव, सी ग्राहम का नियम, डी पास्कल का नियम। सही आंसर है ए एवोगाद्रो का नियम। दोस्तों यह चैनल बहुत ही स्पेशल है। यहाँ पे साइंस से रिलेटेड बिहार में और इंडिया में जो भी एग्जाम होते हैं, एसएससी, पीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरआरबी, एसएससी, जो भी एग्जाम होते हैं उनमें जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं साइंस में, उस सब का थ्योरी यहाँ पे हम कराते हैं और उनका एमसीक्यू भी कराते हैं और उनको वन लाइनर के फॉर्म में भी यहाँ पे कराया जाता है। तो यह चैनल बहुत ही स्पेशल है साइंस के लिए। तो अगर आप अपने साइंस का जो लेवल है उसको बेस्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल पर जाके आप सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं आपका लेवल मजबूत हो जाए, बेस्ट हो जाए और साइंस में आप मैक्सिमम स्कोर कर सके, इसके लिए आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगला प्रश्न है, अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? ए मैरी क्यूरी, बी अल्बर्ट आइंस्टीन, सी आइजैक न्यूटन, डी स्टीफन हॉकिंस। सही आंसर है बी अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला प्रश्न है, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं? ए पेल्टियर प्रभाव, बी थॉमसन प्रभाव, सी जूल प्रभाव, डी सीबेक प्रभाव। सही आंसर है बी थॉमसन प्रभाव। अगला प्रश्न है, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? ए उत्तल दर्पण, बी नतोतल ब्रैकेट अवतल, सी समतल डैश अवतल, डी उत्तल लेंस। सही आंसर है उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय ब्रैकेट समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? ए प्लेटिनम, बी निकेल, सी पारा, डी लोहा। सही आंसर है ए प्लेटिनम। दोस्तों अब हम लोग 67वीं बीपीएससी जो कैंसिल हुआ था उसके प्रश्नों को हम लोग देखने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है? ए अवतल, बी समतल, सी उत्तल, डी बेलनाकार के साथ ही बाहर की तरफ उभरे हुए। सही आंसर है ए अवतल। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि ए उच्च दाब के कारण पानी निम्न तापमान पर उबलने लगता है,
बी उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। सी कम दाब के कारण पानी कम तापमान पर उबलने लगता है। डी निम्न दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। सही आंसर है बी उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। अगला प्रश्न है, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि ए पंखा ठंडी हवा की आपूर्ति करता है, बी हमारा शरीर हवा में अधिक गर्मी विकृत करता है, सी हवा की चालकता बढ़ जाती है, डी हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। सही आंसर है डी हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। अगला प्रश्न है, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान ए कम हो जाएगा, बी बढ़ जाएगा, सी वही रहेगा, डी केवल रेफ्रिजरेटर के आसपास क्षेत्र में बढ़ जाएगा। सही आंसर होगा बी बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किसे समझाया जा सकता है? ए प्रकाश का अपवर्तन, बी प्रकाश का परावर्तन, सी प्रकाश का ध्रुवीकरण, डी प्रकाश का व्यतिकरण। सही आंसर है ए प्रकाश का अपवर्तन। अगला प्रश्न है, बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब ए पानी फर्श पर फैल जाएगा, बी बीकर में पानी का स्तर नीचे आ जाएगा, सी पानी का स्तर पहले गिरेगा और फिर यह बीकर से बाहर निकलेगा, डी जल स्तर नहीं बदलेगा। सही आंसर हो जाएगा डी जल स्तर नहीं बदलेगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? ए नियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया, बी अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया, सी नियंत्रित विखंडन प्रतिक्रिया, डी अनियंत्रित विखंडन प्रतिक्रिया। सही आंसर है अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए वोल्टमीटर डैश विभवांतर, बी एमीमीटर विद्युत धारा, सी पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल, डी गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध। सही आंसर है डी गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध। अगला प्रश्न है, यदि एक पंख कोमा एक रबर की गेंद और एक लड़की अगला प्रश्न है, यदि एक पंख कोमा एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो ए पंख सबसे पहले जमीन पर पहुंच जाएगा, बी रबर की गेंद सबसे पहले जमीन पर पहुंच जाएगी, सी लकड़ी की गेंद सबसे पहले जमीन पर पहुंच जाएगी, डी तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। डी तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। सही आंसर है डी तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। अगला प्रश्न है, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है। इस घटना का कारण है ए प्रकाश का विवर्तन, बी प्रकाश का अपवर्तन, सी प्रकाश का ध्रुवीकरण, डी प्रकाश का व्यतिकरण। सही आंसर है डी प्रकाश का व्यतिकरण। दोस्तों अब हम लोग 66वीं बीपीएससी के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में प्रयुक्त विकिरण है? ए इंफ्रारेड, बी माइक्रोवेव, सी पराबैंगनी किरण, डी एक्स किरण। सही आंसर है ए इंफ्रारेड। अगला प्रश्न है, वो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरा प्रतिरोधक का मान होगा। अगला प्रश्न है, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध ए बढ़ता है, बी घटता है, सी वही रहता है, डी पहले बढ़ता है फिर घटता है।
सही आंसर हो जाएगा बी, घटता है। अगला प्रश्न है फैराडे स्थिरांक। ए इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है, बी इलेक्ट्रोलाइट में पारित विद्युत धारा पर निर्भर करता है, सी विलायक के आयतन पर निर्भर करता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट घोला गया है, डी सार्वभौमिक स्थिरांक है। सही आंसर होगा डी, यह सार्वभौमिक स्थिरांक होता है और 1 फैराडे बराबर ध्यान रखेंगे 96,500 कूलम चार्ज होता है। तो 96,500 कूलम चार्ज को 1 फैराडे बोलते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ए समय, बी गति, सी दूरी, डी प्रकाश की तीव्रता। सही आंसर हो जाएगा सी, दूरी। अगला प्रश्न है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में कौन सी ऑब्लिक से नहीं बदलती ऑब्लिक बदलता है? ए वेग गति, बी तरंग दैर्ध्य, सी आवृत्ति, डी अपवर्तनांक। दोस्तों ध्यान रखेंगे जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा या कोई भी विद्युतीय चुंबकीय तरंग एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसका जो आवृत्ति होता है वह नहीं बदलता है, बाकी सब चीज़ें बदल जाती हैं। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बी 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड, सी 3 × 10 मीटर पर सेकेंड, डी 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। सही आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों का वही वेग होता है जो प्रकाश का वेग होता है, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या उसी को हम लोग मीटर में बोल सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है सबसे ज़्यादा श्यानता होती है? ए जल की, बी वायु की, सी खून की, डी शहद की। सही आंसर हो जाएगा डी, शहद की। जो जितना गाढ़ा होगा उसका श्यानता उतना ही अधिक होगा। श्यानता दोस्तों हम लोग जानते हैं श्यानता क्या होता है, तो जो गैस और जो द्रव होते हैं उनके अणुओं के बीच में जो घर्षण होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? श्यानता बोलते हैं। दोस्तों अब हम लोग 65वीं बीपीएससी के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है दाब का इकाई होता है? ए केजी प्रति सेंटीमीटर क्यूब, बी केजी प्रति सेंटीमीटर, सी केजी प्रति एमएम, डी केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सही आंसर हो जाएगा ए केजी प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है? ए बल, बी दाब, सी वेग, डी त्वरण। तो सही आंसर हो जाएगा बी दाब। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? ए प्रतिबल, बी बल, सी विकृति, डी दाब। सही आंसर हो जाएगा सी विकृति। अगला प्रश्न है वायु में ध्वनि तरंग होती है? ए अनुप्रस्थ, बी अनुदैर्ध्य, सी विद्युत चुंबकीय, डी ध्रुवीकृत। सही आंसर हो जाएगा बी अनुदैर्ध्य। अगला प्रश्न है 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है? ए 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। सही आंसर हो जाएगा ए 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप निकाल सकते हैं इसको ये फार्मूला से, C/100 बराबर F - 32/180। अब यहाँ पे C का मान पुट कीजिए तो F का मान निकल जाएगा। तो इस तरह 122, तो सही आंसर हो जाएगा 122, ये आंसर नहीं होगा। अगला प्रश्न है हर्ट्ज में क्या नापा जाता है? तो ए आवृत्ति, बी ऊर्जा, सी ऊष्मा, डी गुणवत्ता। सही आंसर हो जाएगा ए आवृत्ति। आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। अगला प्रश्न है विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? ए वोल्टमीटर, बी एमीमीटर, सी वोल्टामीटर, डी पोटेंशियोमीटर। सही आंसर है बी एमीमीटर। अगला प्रश्न है विद्युत शक्ति की इकाई है? ए एम्पियर, बी वोल्ट, सी कूलम, डी वाट। सही आंसर हो जाएगा डी वाट। दोस्तों अब हम लोग 64वीं बीपीएससी के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है? ए 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों इसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी जिस फार्मूला से कैलकुलेट किए हैं उसी फार्मूला से आप भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे
सी बट्टा आपको बताए थे 100 बराबर F माइनस 32 बट्टा 180। सी का मान 40 है, 40/100 इधर 180 से गुना कर दीजिए, F माइनस 32 हो जाएगा और 1 0 1 0 1 0 कट गया, 18 चौका 72 अब प्लस 32 कितना हो गया 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। तो सही आंसर हो जाएगा ए 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है विद्युत शक्ति की इकाई है ए एम्पियर, बी वोल्ट, सी कूलम, डी वाट। तो दोस्तों अभी इसको हम लोग कर चुके हैं, तो सही आंसर हो जाएगा डी वाट। अगला प्रश्न है विद्युत मोटर में ए ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, बी विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदला जाता है, सी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, डी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। सही आंसर है सी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। अगला प्रश्न है आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है, ए हाइड्रोमीटर, बी हाइग्रोमीटर, सी पायरोमीटर, डी लैक्टोमीटर। सही आंसर हो जाएगा बी हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न है दाब की इकाई क्या है, ए न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, बी न्यूटन मीटर, सी न्यूटन, डी न्यूटन प्रति मीटर। सही आंसर हो जाएगा ए न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी निम्न में किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है, ए हृदय ब्रैकेट दिल, बी यकृत ब्रैकेट लीवर, सी अग्नाशय ब्रैकेट पैंक्रियाज, डी मस्तिष्क। सही आंसर हो जाएगा डी मस्तिष्क। अगला प्रश्न है सही कथन चुनिए, ए लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से कम है, बी लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है, सी बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है, डी बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य पीले प्रकाश से ज़्यादा है। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है, एक ट्रिक याद रखना है, VG और ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ठीक है, वॉयलेट और यहाँ पे होता है रेड। तो दोस्तों इस तरह ध्यान रखेंगे, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो होता है बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, सबसे अधिक जो वेवलेंथ होता है तरंग दैर्ध्य होता है वह लाल का होता है, रेड का होता है, और सबसे कम किसका हो जाएगा वॉयलेट का, मतलब बैंगनी का। अगला प्रश्न है विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है, ए वोल्टमीटर, बी एमीमीटर, सी वोल्टामीटर, डी पोटेंशियोमीटर। सही आंसर हो जाएगा बी एमीमीटर। दोस्तों अब हम लोग 63वीं बीपीएससी के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्य सीमा में है, ए 1300 एंगस्ट्रॉन से 3900 एंगस्ट्रॉन, बी 3900 एंगस्ट्रॉन से 7600 एंगस्ट्रॉन, सी 7800 एंगस्ट्रॉन से 8200 एंगस्ट्रॉन, डी 8500 एंगस्ट्रॉन से 9800 एंगस्ट्रॉन। तो सही आंसर हो जाएगा बी 3900 एंगस्ट्रॉन से 7600 एंगस्ट्रॉन। ध्यान रखेंगे दोस्तों तरंग दैर्ध्य जो होगा दृश्य स्पेक्ट्रम उसका जो रेंज होता है वह होता है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। इसको जब एंगस्ट्रॉन में बदलेंगे तो यह हो जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉन से 7000 एंगस्ट्रॉन। तो लगभग में आंसर यही है, इसलिए सही हो जाएगा। 60 से 62वीं बीपीएससी में फिजिक्स से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। 56 से 59वीं बीपीएससी के प्रश्नों को करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है कॉस्मिक किरणें हैं, ए आवेशित कण है, बी अनावेशित कण है, सी चार्ज किया जा सकता है और साथ ही बिना चार्ज किया जा सकता है। तो दोस्तों कॉस्मिक किरणें क्या होती हैं, यह आवेशित कण होते हैं, ठीक है। अब हम लोग 53 से लेकर 55वीं बीपीएससी के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है सौर विकिरण की दृश्य सीमा है, ए 100 से 400 nm, बी 400 से 700 nm, सी 700 से 1000 nm। तो सही आंसर हो जाएगा अभी आपको बताएं 400 से 700 nm। अब हम लोग 48 से लेकर 52वीं बीपीएससी के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है रडार का आविष्कारक कौन था, ए रॉबर्ट वाटसन, बी फ्लेमिंग, सी बुशवाल, डी ऑस्टिमन। सही आंसर हो जाएगा ए रॉबर्ट वाटसन। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा उपकरण रक्तचाप को मापता है, ए हाइड्रोमीटर, बी एनीमोमीटर, सी स्पिग्नोमीटर, डी एमीमीटर। सही आंसर हो जाएगा सी स्पिग्नोमीटर। अब हम लोग 47वीं बीपीएससी के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, ए यूरेनियम, बी लोहा, सी तांबा, डी एल्युमिनियम। सही आंसर हो जाएगा ए यूरेनियम। अगला प्रश्न है प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है,
ए एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, बी फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, सी पौधों से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, डी रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। सही आंसर हो जाएगा ए, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है लोलक की कालावधि ए द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, बी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, सी समय के ऊपर निर्भर करती है, डी तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। सही आंसर हो जाएगा बी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है जब एक ट्यूब में प्रकाश का उत्पन्न होता है, ए तांबे के तार को गर्म करना, बी फाइबर को गर्म करना, सी उत्साहित परमाणु, डी अणुओं को दोलन करना। सही आंसर हो जाएगा डी अणुओं को दोलन करना। अगला प्रश्न है जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब ए कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है, बी 50% ऊष्मा की हानि होती है, सी 30% ऊष्मा का हानि होती है, डी 80% ऊष्मा की हानि होती है। सही आंसर होगा ए कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है। अगला प्रश्न है सूर्य पर ऊर्जा मुक्त होने के कारण ए परमाणु विखंडन, बी परमाणु संलयन, सी ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया, डी अवकरण प्रतिक्रिया। सही आंसर हो जाएगा बी परमाणु संलयन। दोस्तों अब हम लोग 46वीं बीपीएससी के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल ए लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड के त्वरण से ऊपर जाते समय शून्य होगा, बी लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा, लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से किसी भी दिशा में जाते समय शून्य होगा, डी लिफ्ट के त्वरण की दर बदलने से प्रभावित नहीं होगा। सही आंसर हो जाएगा बी लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जाते समय शून्य होगा। तो लिफ्ट जब इतना एक्सेलेरेशन मतलब त्वरण के साथ नीचे जाएगा 9.8 के साथ तो भार क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है, ए टीन, बी सीसा, सी निकेल, डी टीन और शीशे का एक मिश्र धातु। सही आंसर हो जाएगा डी टीन और शीशे का एक मिश्र धातु। अगला प्रश्न है जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो ए इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, बी इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, सी भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, डी न द्रव्यमान और न ही भार बदलेंगे। सही आंसर हो जाएगा बी इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। दोस्तों अब हम लोग 45वीं बीपीएससी के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, ए वेग, बी त्वरण, सी द्रव्यमान, डी बल। तो दोस्तों संवेग क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी और वेग हो गया वेलोसिटी, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा मास आएगा मतलब द्रव्यमान आएगा। अगला प्रश्न है बल गुणनफल है ए द्रव्यमान और वेग का, बी द्रव्यमान और त्वरण का, सी भार और वेग का, डी भार और त्वरण का। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं बल क्या होता है फोर्स होता है और यह होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन मतलब द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो सही आंसर हो जाएगा बी द्रव्यमान और त्वरण का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है, ए विस्थापन, बी वेग, सी बल, डी आयतन। तो सही आंसर हो जाएगा डी आयतन। आयतन जो होता है यह सदिश राशि नहीं है अदिश राशि है, बाकी तीनों जो है वो सदिश राशि है। अगला प्रश्न है 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है ए 100 मीटर, बी 1000 सेंटीमीटर, सी 1000 मीटर, डी 100 सेंटीमीटर। सही आंसर हो जाएगा सी। सही आंसर हो जाएगा सी 1000 मीटर। अगला प्रश्न है दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, ए आयाम, बी तरंग दैर्ध्य, सी आवृत्ति, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा बी तरंग दैर्ध्य। तो दोस्तों जब वेव चलता है तो कुछ ऐसे वेव चलता है, ठीक है, और इसको हम लोग गर्त बोलते हैं और इसको हम लोग श्रृंग बोलते हैं। तो दो श्रृंग के बीच का जो दूरी होता है या दो गर्त के बीच में जो दूरी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं वेवलेंथ बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग तरंग दैर्ध्य बोलते हैं और इसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? ए एक्स कण, बी अल्फा किरण, सी बीटा किरण, डी गामा किरण। सही आंसर हो जाएगा सी बीटा किरण। अगला प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? ए न्यूटन, बी जेम्स वाट, सी रदरफोर्ड, डी गैलीलियो। सही आंसर हो जाएगा डी गैलीलियो। अगला प्रश्न है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? ए राइट ब्रदर्स, बी जेम्स वाट, सी हम्फ्री डेवी, डी बोन ब्राउन। सही आंसर हो जाएगा ए राइट ब्रदर्स। दोस्तों अब हम लोग 44वीं बीपीएससी के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हमें सौर ऊर्जा प्राप्त होती है? ए चांद, बी सागर, सी सूर्य, डी वायु। सही आंसर हो जाएगा सी सूर्य। अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर में सेमीकंडक्टर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ए तांबा, बी जर्मेनियम, सी ग्रेफाइट, डी चांदी। सही आंसर हो जाएगा बी जर्मेनियम। अगला प्रश्न है, टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? ए रासायनिक ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी मैकेनिकल ऊर्जा, डी मैग्नेटिक ऊर्जा। सही आंसर हो जाएगा सी मैकेनिकल ऊर्जा। अगला प्रश्न है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? ए अवतल, बी उत्तल, सी साधारण, डी ए और बी दोनों। तो पढ़ने वाला जो ग्लास होता है इसका मतलब उसका नज़दीकी खराब है, और नज़दीकी खराब है इसका मतलब उसको दूर दृष्टि वाला बीमारी है, और दूर दृष्टि में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? हम लोग उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? ए तांबा, बी जर्मेनियम, सी ग्रेफाइट, डी चांदी। तो वह हो जाएगा जर्मेनियम। दोस्तों अब हम लोग 43वीं बीपीएससी के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रकाश वेग दोस्तों अब हम लोग 43वीं बीपीएससी के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश का वेग लगभग होता है? ए 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सी 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, डी 3 × 10⁸ लाइट ईयर्स। तो सही आंसर हो जाएगा बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, फ्यूज का सिद्धांत है? ए विद्युत रासायनिक प्रभाव, बी विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, सी विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, डी विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। तो सही आंसर हो जाएगा सी विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। इसके कारण फ्यूज जो होता है वो गल जाता है जब उससे हाई वोल्टेज पास करेगा तब। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लाते हैं? ए अवतल लेंस, बी उत्तल दर्पण, सी उत्तल लेंस, डी अवतल दर्पण। सही आंसर हो जाएगा सी उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं? ए अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ए अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, आंतों के रोग में किस किरण का प्रयोग किया जाता है? ए एक्स किरण, बी अल्फा किरण, सी बीटा किरण, डी गामा किरण। सही आंसर हो जाएगा ए एक्स किरण। दोस्तों अब हम लोग 42वीं बीपीएससी के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है? ए नाभिकीय विखंडन द्वारा, बी नाभिकीय संलयन द्वारा, सी ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा, डी अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। सही आंसर हो जाएगा बी नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला प्रश्न है, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ए 1928 में, बी 1930 में, सी 1932 में, डी 1950 में। सही आंसर हो जाएगा 1930 में। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि का वेग अनुमानतः है? ए 10 किलोमीटर पर सेकेंड, बी 10 मील पर मिनट, सी 330 मीटर पर सेकेंड, डी 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सही आंसर हो जाएगा 330 मीटर पर सेकेंड, या कभी कभी 332 भी आप लिख सकते हैं, तो दोनों सही होगा। दोस्तों अब हम लोग 41वीं बीपीएससी के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, सर्दियों के मौसम में यदि हम सुबह लोहे के ब्लॉक और लकड़ी के ब्लॉक को छूते हैं तो हमें लगता है कि लोहे का ब्लॉक लकड़ी के ब्लॉक से ठंडा है, क्योंकि ए लोहे के गुटके का तापमान लकड़ी के गुटके से कम होता है, बी लकड़ी की अपेक्षा लोहा ऊष्मा का अच्छा कुचालक है, सी लकड़ी की अपेक्षा लोहा ऊष्मा का सुचालक है, डी लोहे के गुटके का भार लकड़ी के गुटके से अधिक होता है। तो सही आंसर हो जाएगा सी लकड़ी की अपेक्षा लोहा ऊष्मा का अधिक सुचालक होता है, इसलिए लोहा जो है ठंडा में अधिक ठंडा लगेगा, लेकिन जो लकड़ी है वो हमको कम ठंडा लगेगा। अगला प्रश्न है, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली खर्च होगा? ए 0.1 इकाई, बी 1 इकाई, सी 10 इकाई, डी
100 इकाई। तो इस तरह वाट और घंटा को गुना कर दीजिए और 1000 से भागा कर दीजिए, तो यह आपका यूनिट हो जाएगा। इस तरह आपका कितना यूनिट हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, यदि किसी ऐनक में लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी ए 200 सेंटीमीटर, बी 100 सेंटीमीटर, सी 50 सेंटीमीटर, डी 2 सेंटीमीटर। आप इसका निकाल सकते हैं। क्या निकालना, फोकल लेंथ बराबर 1 डायोप्टर होता है, मतलब 100 डायोप्टर, 100 +2 हो जाएगा। तो इस तरह 50 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। सही आंसर आपका सी हो जाएगा। दोस्तों अब हम लोग 40वीं बीपीएससी के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, समुद्र नीला प्रतीत होता है, ए अधिक गहराई के कारण, बी आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरण के कारण, सी जल के नीले रंग के कारण ब्लू कलर, डी जल की ऊपरी सतह के कारण। तो सही आंसर हो जाएगा बी आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरण के कारण समुद्र जो है नीला होता है। अगला प्रश्न है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि ए वाष्पीकरण की दर तेज होती है, बी हवा में नमी कम होती है, सी तापमान उच्च रहता है, डी आकाश साफ नहीं होता है। सही आंसर हो जाएगा ए वाष्पीकरण की दर तेज होती है। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जित करते हैं, ए अल्फा कण, बी बीटा कण, सी गामा कण, डी ये सभी। तो ये सभी किरणें ठीक है उत्पन्न करती हैं कौन, रेडियोधर्मी तत्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत का सबसे बड़ा भंडार है, ए सौर ऊर्जा, बी जौहरी ऊर्जा, सी परमाणु ऊर्जा, डी भूतापीय ऊर्जा। सही आंसर हो जाएगा सी परमाणु ऊर्जा। अगला प्रश्न है, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है, ए वाट, 2 वोल्टेज, 3 ओम, 4 एम्पियर। ऑप्शन है ए केवल 1, बी 1 और 2, सी 2 और 3, डी 1 और 4। तो सही आंसर हो जाएगा वाट, मतलब केवल 1 सही है। दोस्तों अब हम लोग 39वीं बीपीएससी के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, डायनेमो ए वैद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है, बी यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, सी वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, डी यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। सही आंसर हो जाएगा बी यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो, जिसको हम लोग जनरेटर भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, आकाश नीला लगता है क्यों, क्योंकि ए सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक है, बी लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्णन होती है, सी नीला रंग नेत्र को अधिक सुग्राही है, डी वायुमंडल दीर्घ तरंगदैर्ध्य की लघु तरंगदैर्ध्य की अपेक्षा अधिक अवशोषित करती है। तो सही आंसर हो जाएगा डी वायुमंडल दीर्घ तरंगदैर्ध्य की लघु तरंगदैर्ध्य की अपेक्षा अधिक अवशोषित करती है। अगला प्रश्न है, 1 माइक्रोन बराबर है, ए 1/10 मिलीमीटर, बी 1/100 मिलीमीटर, सी 1/1000 मिलीमीटर, डी 1/1000 मिलीमीटर। तो दोस्तों याद रखना है, 1 म्यू बराबर होता है, मतलब 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁶ मीटर, और मीटर से जब हम लोग मिलीमीटर में जाएंगे तो 1000 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10⁻³ मिलीमीटर, और इसी को आप लिख सकते हैं 1/1000 मिलीमीटर। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी 1/1000 मिलीमीटर। अगला प्रश्न है, अति चालक का लक्षण है, ए उच्च पारगम्यता, बी निम्न पारगम्यता, सी शून्य पारगम्यता, डी अनंत पारगम्यता। सही आंसर है सी शून्य पारगम्यता। अगला प्रश्न है, वर्षों की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है, ए द्रव का घनत्व, बी पृष्ठ तनाव, सी वायुमंडलीय दाब, डी गुरुत्व। सही आंसर है बी पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर ए आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं, बी आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडी कर सकते हैं, बी आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडी कर सकते हैं, सी आप कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, डी आप कमरे को न तो गर्म न ठंडा कर सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा सी आप कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही रेफ्रिजरेटर को खोलिएगा उसमें बहुत सारा गैस होता है, और जो भी उसमें पदार्थ होते हैं उसमें से जो उष्मा निकलता है वो बाहर आ जाएंगे, और इस वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाएगा।
अगला प्रश्न है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? ए चूना पत्थर, बी पिच ब्लेंड, सी रूटाइट, डी हेमेटाइट। सही आंसर हो जाएगा बी पिच ब्लेंड। अगला प्रश्न है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है? ए नाभिकीय संलयन पर, बी नाभिकीय विखंडन पर, सी उपरोक्त दोनों पर, डी उपरोक्त किसी पर नहीं। सही आंसर है बी नाभिकीय विखंडन पर। दोस्तों अब हम लोग 38वीं बीपीएससी के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं? ए एस ए बोस, बी एच जे भाभा, सी एस चंद्रशेखर, डी एस एस भटनागर। सही आंसर है बी एच जे भाभा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है? ए एस एस भटनागर को, बी साराभाई को, सी रिचर्ड अर्नस्ट को, डी सी वी रमन को। सही आंसर है बी साराभाई को। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है? ए हाइड्रोजन की परमाणविक संरचना की व्याख्या के लिए, बी प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, सी प्रथम नाभिकीय रिएक्टर बनाने के लिए, डी न्यूट्रॉनों के अस्तित्व की भविष्यवाणी के लिए। सही आंसर हो जाएगा बी प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। अगला प्रश्न है, शीघ्रोत्पादी रिएक्टर है बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है? ए विलंगन प्रक्रिया के द्वारा, बी सौर सेलों की सहायता से, सी इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फिनाइल सामग्रियों को जलाने और उन्हें पुनः उत्पन्न करने के द्वारा, डी कठोर जल का शोधक के रूप में उपयोग करके। सही आंसर हो जाएगा सी इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फिनाइल सामग्रियों को जलाने और उन्हें पुनः उत्पन्न करने के द्वारा। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक इवान पाउलो किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? ए भौतिकी में, बी गणित में, सी रसायन शास्त्र में, डी प्रायोगिक मनोविज्ञान में। सही आंसर हो जाएगा डी प्रायोगिक मनोविज्ञान में। अगला प्रश्न है, निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है? ए दूरबीन के आविष्कार के लिए, बी यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं न कि पृथ्वी, सी कैलकुलस की खोज के लिए, डी मानव शरीर की शल्य क्रिया का अध्ययन करने के लिए। सही आंसर हो जाएगा बी यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं न कि